नमस्कार दोस्तों। और आज जो है आप जानते हैं कि मेन फोकस डेबिट क्रेडिट वाले विभाग से है। यानी आज हम कॉमर्स सब्जेक्ट को एक सेंटर में रख के बात करेंगे और आज के डिस्कशन में थोड़ा सा झुकाव जो है वो सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा है। एक कॉमन बात कुछ हम बीच में रखेंगे। एक वीडियो बीच में मुझे ऐड करना है कि आखिर किसी भी इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट फेल कर क्यों होता है, इसकी कुछ अच्छे रीजन जो है उसकी लिस्ट बनी है। तो जल्द ही हम लोग उस वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन आज का जो मेन फोकस होगा वो कॉमर्स सब्जेक्ट में इंटरव्यू में क्या फोकस करना चाहिए और इस सब्जेक्ट की क्या एक तरह से डिमांड है, उन सभी डिमांड को लेकर के। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ बेनिफिट होगा, कुछ आपको डायरेक्शन मिलेगा, तो आप देखिए। आप सब्जेक्ट से हैं तो देखेंगे, लेकिन अदर जो स्टूडेंट है अगर आपको लगे इसमें बेनिफिट है तो आप देखिए। रही बात आपके नॉलेज की, सिलेबस की, तो वो आपने ठीक से देख लिया है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और नॉलेज आपने रिटन पास किया है तो लगभग नॉलेज भी प्रूफ हो गया है। थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा कम नॉलेज और थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज, इसका बस डिफरेंसेस रह गया है। इसमें कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी, बहुत सारे कॉल अभी आ रहे थे कि अभी जब तक मॉक इंटरव्यू नहीं हो रहा है तब तक हम क्या करें। बेसिकली इस मैटर से नहीं कुछ रिलेशन है। अभी हम क्या प्रिपरेशन करें जब तक कि कमीशन के इंटरव्यू नहीं हो जाते। सिलेबस, टॉपिक सब आपको पता है, लेकिन हम वहां से कुछ अप्रोच ले सकते हैं तब तक जब तक कि थोड़ी प्रैक्टिस आप नहीं करते। जैसे कि आप देखेंगे जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक है, हम बस एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे। इसमें छोटे बड़े कई टॉपिक हैं, कई ऐसे टॉपिक भी हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। लाइक जीएलएमपी की अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या एफडीआई की बात करें, या ऐसे जितने भी पार्ट हैं इस यूनिट में, आप उन सब को पढ़े हैं। लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट सिनेरियो से। यहां पर हम किसी एक को लेकर बात कर सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और जिस पर फोकस जा सकता है एग्जामिनर का, वो एफडीआई और बेसिकली जीएलएमपी को हम ले सकते हैं। एफडीआई में अभी रिसेंट में क्या पोजीशन है इंडिया की, कहां से एफडीआई ज्यादा है, कहां से कम है, क्यों नहीं एफडीआई बढ़ रही है, इतने प्रोग्राम आने के बाद भी स्टार्टअप इंडिया का क्या यूज है। ऐसे कहीं से भी आपको बाउंसर दिए जा सकते हैं। और ध्यान ये रखिएगा कि इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं इन क्वेश्चनों के, अगर वो कीवर्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ये टॉपिक के अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको बनाना है कि हाँ, इसमें क्या ऐसा पॉइंट है जो एक कॉमन स्टूडेंट स्किप करता है, तो ऐसे कीवर्ड को आप जरूर रखें। या ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनसे जब भी कोई अप्रोच आपसे पूछी जाएगी तो वो अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर इसका किस तरह से इम्पैक्ट है। जैसे नॉर्मली हम एक बात करें कि मर्कोसुर का, आप जानते हैं कि मर्कोसुर एक ये साउथ अमेरिका की एक ग्रुप है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे जैसी कंट्रियां हैं। अभी हाल फिलहाल में इस ऑर्गेनाइजेशन पे, मर्कोसुर पे, चाइना की भी एक फोकस जा रही है कि हम इस पर अच्छी पैठ बनाएं, और दूसरी तरफ इंडिया की भी इस पे पैठ जा रही है कि हम अच्छे से फोकस इस पे बनाएं ताकि अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। इसमें अलग अलग जो देश हैं इनके साथ अपनी पैठ बनाने के लिए इंडिया को और क्या ग्लोबल एस्पेक्ट को अपनाना चाहिए, टैक्स या एक्साइज ड्यूटी या इस तरह के जो भी टैक्सेस इम्पोज होते हैं वहां पर कहां पर लिबरल होना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, यहां से किसी भी अप्रोच को लेकर के आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखो बहुत सारे पॉइंट हैं जहां से ये जनरेट हो सकता है, बस अप्रोच आपको बनानी है। दूसरा एक एग्जांपल के तौर पर लें, अगर हम अकाउंट्स वाले पार्ट में, तो सिलेबस सब आपने देखा है, चाहे वो
पार्टनरशिप हो, चाहे अमलगमेशन हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो, या ऐसे जो भी टॉपिक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ट्रेडिशनल भी क्वेश्चन बन सकते हैं और करंट से ऐड करके भी बन सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप में ट्रेडिशनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देखो, गार्नर वर्सेस मोरे, आपने अच्छे से ये टॉपिक देखा होगा। ये यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने के चांस रहते हैं कि ये आखिर गार्नर वर्सेस मोरे था, तीसरा मेंबर कौन था, उसका आप नाम बताओ, जिस पर केस जो है ये गई थी, ये किस कंट्री का मैटर है। ब्रिटेन, आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, नहीं जानते तो आप पढ़िए इसको। या ये कहां पर इम्प्लीकेट होता है, यानी कि जब कैपिटल इक्वालिटी पे फोकस करता है या फिर प्रॉफिट इक्वालिटी पे फोकस करता है। ऐसे कुछ टर्म है जिसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसको बता सकते हैं। या हाल फिलहाल में किसी ऐसी कंपनी का नाम बताइए जिनके बीच में पार्टनरशिप है, थी, और अभी वो डिस्ट्रॉय हो गई है। या कोई नई पार्टनरशिप बनी है आपकी नजर में हाल फिलहाल में इंडिया में, या ग्लोबल लेवल पे टू कंपनियों का कोई पार्टनरशिप का आप एग्जांपल दे दें। क्या आप मानते हैं कि पिछले 1 साल में कोई भी पार्टनरशिप हुई ही नहीं है इस वर्ल्ड में? तो अब यहां पर आप या तो आप इसके बारे में बता सकते हैं या तो आप ना कह सकते हैं, यानी कंफ्यूजन यहां क्रिएट हो सकती है। एक और पार्ट जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल और थ्योरी का एक कंबाइंड फॉर्म है, हम टैक्स को लेते हैं। वैसे तो ये आखिरी यूनिट है लेकिन बीच में ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 वैसे ये है, यानी कि टैक्सेस सारे नहीं पढ़ना है आपको, बस इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही आपको देखना है। अब देखो, यहां सिर्फ लगाना ठीक नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रॉड चैप्टर है, ब्रॉड एक यूनिट है जिसमें आपके 5 हेड हैं। ये ऑलरेडी बड़े पार्ट है, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस प्रोफेशन हो, या फिर कैपिटल गेन हो, या फिर आप अदर सोर्सेज आप देखोगे, या जो भी इसके पार्ट है 5 अपने आप में एक बिग पार्ट है। इसके अलावा जो इसके सब पार्ट हैं ये भी क्वेश्चन कई तरह से क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखो कि नॉर्मली हम कैरी फॉरवर्ड किस प्रोडक्ट में किस तरह के लॉसेज में ज्यादा टाइम तक हम कर सकते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको क्या लगता है कि तीनों पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? कॉमन सी बात है। अगर आप किसी पहाड़ी एरिया पे रहते हैं तो आपकी सैलरी इतनी है तो इस पे क्या लग रहा है कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं। टीडीएस एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट क्या इंपोज कर रही है और आखिर टीडीएस क्यों लिया जाता है। या आप नॉर्मली आप देखो कि आप थ्योरेटिकल फॉर्म में आप पीएफ को पढ़ते हैं, लेकिन पीएफ का रिसेंट अप्लाइड फॉर्म क्या है, किन एम्प्लॉय का पीएफ कटता है, किन एम्प्लॉय का नहीं कटता है। कोई ऐसा पर्सन है जो किसी एमएनसीज में काम करता है और उसकी सैलरी फ्लेक्सिबल है, तो क्या पीएफ कटेगा या नहीं कटेगा। या रिसेंट में इन टॉपिकों को और किसी तरीके से जोड़ा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि जीएसटी क्या है, कब इम्प्लीकेट हुआ, किसके टाइम पे इम्प्लीकेट हुआ, फर्स्ट स्टेट कौन सा था, कौन कौन से रेट है, चाहे 5 हो, 12 हो, 18 हो, 28 हो। या इनके अलावा और भी जो बेसिक फैक्ट है वो आपको पता है, कहीं कहीं पे आप इसमें भी फंस सकते हैं। जैसे सेंट्रल जीएसटी कैलकुलेशन के तरीके क्या हैं, स्टेट जीएसटी कैलकुलेशन के तरीके क्या हैं। तो यहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हो और आप इसे ध्यान रखें कि आप इसमें परफेक्शन के साथ जाएं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि करीबन 18 से 22 क्वेश्चन तक भी स्टूडेंट से पूछे गए हैं और ज्यादातर सिलेक्शन उनका हुआ है जो मैक्सिमम क्वेश्चन पे नो नहीं बोले हैं। और ये बहुत ही कॉमन सी बात भी है कि आप बहुत ज्यादा भी नो रखेंगे तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन का आंसर आए तभी आप उसका आंसर दें। कुछ ऐसे तौर तरीके भी होते हैं कि इन क्वेश्चनों पर हम
एक लेवल तक आंसर दे सकते हैं, गलत नहीं, एक लेवल तक हम सही डायरेक्शन में आंसर दे सकते हैं, तब भी कुछ हद तक वो सेटिस्फाइड होता है। अभी देखो ये इतना बड़ा सारे टॉपिक हैं कि इनके सभी पार्ट पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बस हम एक अप्रोच जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीज है जो इस तरह के इम्प्लीकेशन के साथ है। एक हम मार्केटिंग को भी ले सकते हैं। मार्केटिंग तो खैर एक ऐसा टॉपिक है जहां से जो लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होंगे वो भी यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी रिसेंट के साथ भी। क्या आपको नहीं लगता कि जब से ऑनलाइन मार्केटिंग आई है तब से हमारे यहाँ स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं ये, या जो भी टीनी है या मिनी है, इस तरह के जितने भी बिजनेस हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? या ऑनलाइन मार्केटिंग आने से जॉब पे इम्पैक्ट पड़ा है? ऑनलाइन मार्केटिंग आने से एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट हुआ है? ये क्वेश्चन कहीं से भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये तब आप समझ पाएंगे जब आप ऑनलाइन के एडवांटेज डिसएडवांटेज के सारे, एक दो नहीं है, इसमें लगभग 25 के आसपास पॉइंट हैं, वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा कहीं पे आप फंस भी सकते हैं। कुछ ऐसे मार्केटिंग रिसर्च करने वाले पर्सन हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के रिसर्च पे वर्क किया है, उन थ्योरियों से पूछे जा सकते हैं, जैसे मार्केट पेनिट्रेशन थ्योरी है या फिर अदर किसी भी थ्योरी से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन सब से जरूर बचें। ज्यादातर मेरा अनुमान है कि इससे या तो किसी थ्योरी से क्वेश्चन उठेगा या तो करंट के किसी पार्ट से उठ सकता है, जैसे मान लीजिए जोमेटो है, अमेजोन है, कहीं से भी ये पार्ट आ सकते हैं आपके। बैंकिंग ये काफी पसंदीदा यूनिट माना जाता है इंटरव्यू के मामले में, और इसमें भी आप वहीं पे जाकर फंस सकते हैं जहां आपने स्टडी किया उसका जो अगला स्टेप है। हो सकता है कि वहां से आप परिचित भी हो। जैसे हम ऐसा एक टॉपिक लेते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं ठीक से, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को लेते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में आप टू टाइप से इस पॉलिसी को देखते हैं कि एक आपका क्वांटिटेटिव और एक जो है क्वालिटेटिव। दोनों की अपनी अपनी लिस्ट है, वो सब आप जानते भी हैं, चाहे वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो, चाहे मोरल सेशन हो, चाहे डायरेक्ट एक्शन हो, चाहे बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, SLR या जो भी हो ऐसे। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, स्पेशली रेपो रेट और स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी में, तो यहां पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होने लगती है। फिर इसके अप्लाई में क्या फर्क है? अगर ये दोनों हैं तो फिर बैंक रेट की क्या जरूरत है? और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात कि क्या ये इंडिया की जरूरत के अनुसार ही डेवलप हुए हैं या फिर हमने बस नकल किया है? जैसे आप जानते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये यूएस कॉन्सेप्ट है, तो क्या सिर्फ नकल के तौर पे हमने लिया है या फिर कुछ अप्लाई भी है इसका? और इतनी सारी टूल्स टेक्निक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की रेट सो एंड सो हाई है, ऐसा क्यों है? या अभी आप देखेंगे कि एक ओवरऑल एस्पेक्ट के साथ जो कुछ प्रोग्राम वगैरह भी इन सेक्टरों में ऐड हो सकते हैं, नॉट ओनली बैंकिंग, बल्कि इसके साथ हम गवर्नमेंट के स्कीम वगैरह को भी ऐड करके पूछा जा सकता है। अभी इंडिया ने टू टाइप से विजन बनाया है अपना। एक ये इकोनॉमी के मामले में 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी इंडिया में। 2030 तक का क्या टारगेट है? ये करंट की बातें हैं, अभी हाल फिलहाल में फैब में गवर्नमेंट ने इसको लाया है पूरे टारगेट को, कि डायरेक्ट डबलिंग का
यानी कि 10 ट्रिलियन तक इसको लाया जाएगा। या तो ये फैक्ट आपसे पूछ दें, या ऐसा भी हो सकता है कि आखिर आप कैसे ये गवर्नमेंट लाएगी, आपका इस पे क्या विचार है, आप इसको बताइए। यानी उनके पास अभी ढेरों ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। और रुकने का मतलब है कि रुक नहीं जाना, बिल्कुल रुकने का मतलब है कि आप इस साल रुक सकते हैं। आप ऐसे प्रश्नों का भी कैसे जवाब दें, इनको आप समझिए। और दूसरी बात यह है कि गलत बोलने से सख्त परहेज करना है आपको। नहीं आ रहा है, आप नो कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत सबसे डेंजरस है। बात अपनी बातों से दबाने का कोशिश मत करिए, पोलाइटली रहिए। और इनके ऑप्शन होते हैं बताने के कि आप इस तरीके से बता सकते हैं, उस पर काम करिए, जिससे कि आपका रिजल्ट भी हो और किसी तरह का बहुत ज़्यादा बर्डन भी आप पे ना पड़े, क्योंकि आपकी भी लिमिट है कि आप कितनी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ बस एक अप्रोच हो रही है। और आप एक चीज़ तो ज़रूर आप करें, देखो ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पास ही करें, लेकिन कहीं न कहीं आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। क्योंकि जो फर्स्ट डे की जो घबराहट है, जब आप फील करेंगे कि पैनल जैसा कोई सामने है और वो आपसे पूछ रहा है, तो वहां पर कई चीजें घबराहट के साथ और जल्दीबाजी में निकलती है। तो आप जरूर वो चीज करें। चाहे मैंने कहा है कि कुछ ना ऑप्शन हो, तो आप मिरर के सामने खुद प्रश्न क्रिएट करके उसका जवाब दें, पूछें, बताएं, इस टाइप की एक्टिविटी करें। एक काफी मुश्किल सा एक टॉपिक है इसमें, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं अभी जिस पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं अभी, वो है लीगल एस्पेक्ट। ये आप समझ लो कि जब आपका बैड लग रहे तब आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एग्जामिनर भी नहीं चाहता इससे पूछे। एग्जामिनर इससे तब क्वेश्चन पूछता है जब उसका वो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, यानी इसी सब्जेक्ट में बेसिकली उसने अपना एक्सपर्टिज्म हासिल किया हो, या इसी टॉपिक पे उसने रिसर्च किया हो, यानी जो पीएचडी उसकी है वो इन्हीं टॉपिकों से है, या कोई खास ऐसा मैटर है, टॉपिक है इसमें जो उसे काफी पसंद है। या एक और ऑप्शन है कि अगर वो टॉपिक करंट में है, न्यूज पढ़ रहा है, उसके सामने आ गया है, तो इससे वो पूछ सकता है। जैसे एक एग्जांपल भी हम लेते हैं इस वाले पार्ट का। आप जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये बना था, पुराना हो गया काफी, 86, और इतना पुराना आप समझो कि 14 इधर 1933 ईयर बिफोर। और इस टाइम अभी इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। हम किसी तरह से, एक तरह से धक्के दे करके इसको चला रहे थे। आने के लिए तो देखो 2010-12 तक ये आ जाना चाहिए था, लेकिन काफी लेट जो है ये 2019 में अगेन आया है। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं। वो मॉडिफिकेशन का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि अगर इस टॉपिक से, इस मॉडिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप नहीं बता पाए, तो खुद गिल्टी फील करेंगे। जैसे कि अभी जो फॉर्म फिल करने का, कंप्लेन करने का जो लिमिट था, उसे चेंज कर दिया गया है। मतलब जो चार्जेज है भरने के, इतनी लिमिट पर आप इतना चार्ज आपको देना है, इससे ज्यादा पर इतना चार्ज देना है, जो कि 10 रुपीज हुआ करता था। जो अमाउंट है, जो एरिया है, इन सभी में कुछ न कुछ चीजें स्प्रेड की गई हैं, और सुधार तो है ही, एक झुकाव गवर्नमेंट ने प्रॉफिट की तरफ किया है। यानी इसमें अब जितने कंप्लेन होंगे उस कंप्लेन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी होंगे। लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस है और कुछ नहीं है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने ये भी लिस्ट आपको देखना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी है जहां पर गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। जैसे कि अगर बीपीएल है,
या आप ट्राइब्स हैं, या इस तरह की। बाकी तो आप देखो देखेंगे, मैं बस एक हिंट के तौर पे रख रहा हूं। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आप कंप्लेन करेंगे, ये कंप्लेन फ्री भी है और फ्री नहीं भी है। कुछ लोगों के लिए फ्री है, कुछ के लिए फ्री नहीं है। तो यहां से आप से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी, चाहे वो 1872 हो, 1930 हो, या जितने भी लीगल एस्पेक्ट है, वहां से अब आपके लक, बैड लक पे है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए। तो अभी देखो, बहुत सारे, आप जानते हैं कि इतनी बड़ी यूनिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट मैं छोड़ रहा हूं। बस हिंट के तौर पे इस पे हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। ये वैसे मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, और वो है अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में। आप जानते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति आ गई है। हो सकता है कि पूरी पृष्ठभूमि अब रेडी हो गई है, इस टाइप की सिचुएशन आ रही है सुनने में। तो यूक्रेन और रसिया के इस डिस्प्यूट से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और वो इंडियन इकोनॉमी जो अभी कोविड पैंडेमिक से बाहर निकली है, और बल्कि ठीक से बाहर भी नहीं निकली है, इसमें आखिर इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसके अंदर आ सके। इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब ऐसे कुछ एस्पेक्ट के साथ इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी, अब देखो, आपके सब्जेक्ट से ना रिलेट करके पूछा जाए तो हो सकता है कि ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है किसी भी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट से, कि आप इस मैटर में क्या कहेंगे। इसे पॉलिटी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जो हमारी विदेश नीति है उसके साथ अभी इस पर क्या भारत को अपना पक्ष रखना चाहिए, या और भी किसी भी विषय के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। तो आप एक अप्रोच के तौर पे इसको देखेंगे, और बाकी जब आप मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चनों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें करंट और ट्रेडिशनल दोनों पार्ट इंक्लूड है, और इस पर जब आप जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप मॉक इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के स्टार्ट और लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर जुड़ करके बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का।